कानून अब सजा के लिए न्याय के लिए हैं, दोनों पक्षों के न्याय के लिए हैं। पहले सिर्फ इनकी जो अप्रोच जो थी वो सजा की थी। ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। और सभापति महोदय, मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो पिछले 10 सालों में एक संकल्प रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, जो 10 सालों में मोदी जी का विजन रहा देश के लिए, अगर हम इसकी तुलना करें 10 सालों को, देश आजाद होने के सालों के बीच के पीरियड को, तो हम पाएंगे कि 10 सालों में जो भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी, वो आकर के मोदी जी के राज के दौरान 10 सालों में 5वें नंबर पे आई। और जिस हिसाब से जो ग्रोथ रेट चल रही है, उस हिसाब से अगले आने वाले कुछ ही वर्षों में हम तीसरी विश्व की आर्थिक अर्थव्यवस्था बनेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पूरे देशवासियों के लिए बहुत बड़ी बात है। और यही नहीं, 2021 से 2024 के बीच में 8% रफ्तार से विकास और ग्रोथ रेट हो रही है, जबकि समय अगर हम देखें वो सामान्य नहीं था। 100 सालों के दौरान में इतनी बड़ी कोविड जैसी आपदा नहीं थी। और भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी ही है जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कहीं भी किसी रूप में लड़खड़ा गई नहीं लड़खड़ाई। तो साफ जाहिर होता है कि आज पूरे विश्व में भारत का जो है वो 15% दुनिया की ग्रोथ में योगदान है। और ये इसके लिए हमारे यही कारण है कि आज भारत का मान और सम्मान सिर्फ पूरे विश्व में है। और यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री जी मोदी जी को पूरे देश में तीसरी बार बनाया है, क्योंकि उनकी लीडरशिप पे, उनकी गवर्नेंस पे आम जनता को विश्वास है। पिछले 10 सालों में जिस हिसाब से चाहे महिला सशक्तिकरण हो, चाहे युवा सशक्तिकरण हो, भिन्न भिन्न योजनाओं के द्वारा इनका सशक्तिकरण में हमेशा ध्यान रखा गया है। और यही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी योजना 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त अनाज पिछले कई सालों से ये व्यवस्था करना, ये विश्व में और कहीं नहीं है, सिर्फ भारत में है, और बिना किसी भेदभाव के। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चाहे हम ग्रामीण विकास देखें, चाहे शहरी विकास देखें, ग्रामीण विकास में पिछले 10 सालों में करीब 3,80,000 किलोमीटर की सड़कें जो हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे नेशनल हाईवे की बात करें, चाहे एक्सप्रेसवेज की बात करें, चाहे रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो साफ जाहिर हो रहा है कि पिछले 10 सालों में विकास हुआ है। मैं किसानों के बारे में, क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूं, तो ये पहली बार हुआ है कि पीएम किसान सम्मान निधि के पिछले 10 सालों में करीब 3,20,000 करोड़ सीधे किसानों के खातों में गए। मैं मेरे विपक्ष के साथियों से पूछना चाहूंगा, क्या कभी इस तरह की योजना किसानों के लिए कोई भी सरकार लेके आई? ये सबसे बड़ा और सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा जो भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ता। अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के हम देखें तो उससे द्वारा इतना पैसा जो लीकेज हो रहा था, वो लीकेज से बचा। एमएसपी में भी किसानों के लिए जो रिकॉर्ड वृद्धि करी गई, और सहकारिता जो कॉर्पोरेशन का एक अलग से मंत्रालय बना, और ये फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और पैक्स वगैरह को जो ग्राम सेवा सहकारी समिति हैं, उनका भी बड़ा नेटवर्क जो है पूरे देश में बनेगा, तो किसानों को उसका बहुत बड़ा फायदा होगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। और श्री अन्न जो मोटे अनाज का जो है एक सुपर फूड के रूप में अब पूरे के पूरे एक फैशन हो गया पूरे विश्व में। जो पहले बाजरा कोई खरीदता नहीं था, इस तरह मोटा अनाज खरीदता नहीं था, आज मोटे अनाज खरीदने का बिल्कुल फैशन है। स्वास्थ्य के लिए हर एक लोग जो है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इससे हमारा एक्सपोर्ट निर्यात होगा, उससे किसानों को फायदा होगा। सभापति महोदय, अभी हाल ही चुनाव में हमने देखा किस तरह संचार क्रांति का, एक टेक्नोलॉजी का, चाहे इनसाइड इंडिया हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो, उसका दुरुपयोग किया गया। विघटनकारी ताकतें लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, समाज में दरारें डालने के लिए अफवाह फैलाई गई, झूठ फैलाया गया, जनता को गुमराह किया गया, भ्रम फैला गया, और मिस इन्फॉर्मेशन का सारा लेकर के किस तरह चुनाव में कि अगर बीजेपी अगर आ गई तो आरक्षण जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। एक तरह से एक जो झूठ फैलाया गया जनता में, आम जनता में। जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि इनके झूठ पे विश्वास नहीं किया, और प्रधानमंत्री मोदी जी को कृपया झूठ को असत्य कह सकते हैं आप। झूठ इज नॉट पार्लियामेंट्री वर्ड्स। झूठ की जगह पे असत्य कहें। यस सर। तो इस तरह से ये बेरोक टोक नहीं चलने दिया जाएगा, और इसमें आने वाले समय में ये मानवता के विरुद्ध में बहुत गलत उपयोग हुआ है।
और इनका मैं तो कहूंगा कि जिस हिसाब से कांग्रेस के साथी भी बैठे हैं, विपक्षी बैठे हैं, तो एक झूठ का जनरेटर के रूप में इन्होंने काम किया है। सॉरी तो आप देखेंगे सर। और इसके अलावा कल अभी राहुल गांधी जी यहाँ पर बोले थे, तो मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने हिंदू समाज को एक हिंसकवादी कहना, एक नफरत करने वाला समाज कहना, ये पूरे हिंदू समाज जो है आज पूरे देश का इस बात के लिए बहुत नाराज हैं और इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। और यही नहीं, अग्निवीर के मामले में उन्होंने सही तथ्य पार्लियामेंट में नहीं रखे, जो कि हमारे रक्षा मंत्री जी ने उसी समय इस बात को बताया। और जो अभी देखा हमने कि जब शपथ ले रहे थे सारे हमारे विपक्षी साथी भारत का संविधान लेके रह रहे, ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने संविधान के ऊपर सबसे बड़ा हमला किया, संविधान को तार तार किया, वो संविधान की बात कर रहे हैं। इमरजेंसी हम बात करते हैं कि इमरजेंसी की बात करते हैं, लेकिन इमरजेंसी लगी क्यों, इस तथ्य में जाना जरूरी है। इमरजेंसी इसलिए लगी कि 1971 में 352 सीटें कांग्रेस को मिलने के बाद इंदिरा गांधी जी का चुनाव कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। जब कोर्ट ने उनका चुनाव निरस्त कर दिया था, तो भारत के संविधान में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट लाया गया कि प्रधानमंत्री का चुनाव जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसके लिए आंदोलन हुआ। मैं धन्यवाद दूंगा, हमारे समाजवादी एसपी के साथी भी बैठे हैं, डीएमके भी बैठे हैं और आरजेडी के भी बैठे हैं। हमारे मुलायम सिंह जी, नेताजी मुलायम सिंह जी को स्वर्गीय, और हमारे लालू जी को, हमारे करुणानिधि जी को, इन्होंने सारों ने आवाज उठाई और आवाज उठा करके इन्होंने आंदोलन किए। लेकिन आज मुझे अचंभा हो रहा है इस बात का कि ये इंडिया अलायंस के साथ ये जुड़े हुए हैं। इनकी विचारधारा जो है ये नहीं मिलती। जब हमारे राष्ट्रपति जी का, हमारे माननीय स्पीकर महोदय जी का जब हो रहा था भाषण, और सबने हमने उनको जब सम्मान देने के लिए खड़े हुए, तब जो उस समय स्थिति जो थी वो कांग्रेस की और आप लोगों की स्थिति ऐसा लग रहा था कि ये आपका जो मेल जोल है लंबा चलने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी विचारधारा जो है, मैं मानता हूं संविधान के प्रति आपकी विचारधारा है, चाहे हमारे एसपी की हो, चाहे आरजेडी की हो, चाहे डीएमके की हो, लेकिन कांग्रेस से मेल आपकी विचारधारा भारत के संविधान के लिए नहीं खाती है। तो इसीलिए ये जो ढोंग रचा गया, जिस हिसाब से भारत के संविधान को दिखा करके शपथ ली गई, आम जनता जब इमरजेंसी को याद करती है तो उनको पता लगता है कि संविधान के सबसे बड़ा हमला जो है वो किसने किया है। और मैं बताना चाहूंगा, और संविधान जब इमरजेंसी लगी उसके दौरान आप याद करो किस तरह जुडिशरी पे कमिटेड जुडिशरी बनाने के लिए, जब गोरखनाथ के केस में, केशवानंद भारती के केस में, एडीएम जबलपुर के केस में, जब सर्वोच्च न्यायालय की संविधान की पीठ ने यह निर्णय दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता, फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं किया जा सकता, आपने इमरजेंसी में बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किया और सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ल्ड को इमरजेंसी के दौरान, जब सारे नेता, हमारे मुलायम जी भी, लालू जी भी और करुणानिधि जी भी, सारे और भी बड़े बड़े नेता, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, सब बड़े बड़े देश के नेता जेल में थे, तब अपने भारत का संविधान बदला। जो ये संविधान की बात करते हैं, भारत का संविधान बदला, उसमें अमेंडमेंट किए और पार्लियामेंट का टेन्योर जो है 1 साल, संविधान बदल करके 1 साल बढ़ाया। इससे ज्यादा पूरे भारत के इतिहास में संविधान पे हमला कोई हो नहीं सकता। जो लोग ये संविधान की बातें करते हैं, आम जनता अब ये समझते हैं इनकी जो है ये इस तरह की जो कार्रवाई है वो आगे चलने वाली नहीं है। और यही नहीं कि जिस हिसाब से जो जजेज ने फैसला खिलाफ दिया, अगर उन्होंने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, उनको सुपरसीड किया गया, उनके जूनियर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया, उनको रिजाइन भी करना पड़ा। तो कमिटेड जुडिशरी, आज तक भारत के इतिहास में जो जुडिशरी का गला इमरजेंसी के दौरान और इंदिरा गांधी के राज में घोटा गया, कांग्रेस के द्वारा ये उनके पीरियड में हुआ, ये पूरे इतिहास में कभी नहीं हुआ। आज आप देखें हमारी जुडिशरी जो है एक बहुत बड़ा एक लोकतंत्र का भाग है, वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जुडिशरी उस समय कंप्लीटली कमिटेड थे। उन्हीं लोगों का प्रमोशन होता था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते थे, जो कि सरकार के साथ रहते हैं। और आप देखेंगे, आप बात करते हैं दलितों की,
जब दलितों की बात करते हैं और अंबेडकर जी को आपने क्या ट्रीटमेंट दिया, जब ये तो मोदी जी ने उनको आगे लाने लगे तो आप दौड़ करके आने लगे। आपने 1946 में उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं बनने दिया और उनको जाकर करके बंगाल से, जो कि अभी बांग्लादेश में, वहां से आना पड़ा। और उसके बाद में आपने 1952 में अंबेडकर जी को नेहरू जी ने जाकर के उनके खिलाफ प्रचार करा करके उनको 1952 में बाबा राव भीमराव अंबेडकर जी को हराया, क्योंकि और उसके यही नहीं, उसके बाद में 1954 में बाई इलेक्शन हुए, उसमें आपने अंबेडकर जी को हराया। तो आप दलितों की बात करते हो तो एक मजाक सा लगता है कि नाटक सा लगता है। और यही नहीं, एक तरफ बस एक सेकंड से 1 मिनट, और यही नहीं, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से देश के दलित नेता, जो कि हम बहुत मान और सम्मान देते हैं, क्योंकि उनका लेवल जो था, नेहरू जी को हमेशा डर रहता था कि अंबेडकर जी कहीं ऐसा मेरे बराबर का नेता तो इसको कैसे दबाया जाए, तो उनको आपने हमेशा दबाने की कोशिश की गई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी जब भी पावर में थी, उनके द्वारा हमने पंच तीर्थ तैयार किए, चाहे उनके जन्म स्थान महो में हो, चाहे दिल्ली में उनका घर हो, चाहे 15 जनपद ऑडिटोरियम हो, चाहे मुंबई में उनका क्रिमेशन स्थान हो, चाहे लंदन में जहां वहां पड़े हैं वो हो। और उसके अलावा भारत रत्न अगर देने का काम किया तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्टैंड पे उनको भारत रत्न दिया गया, इन लोगों ने ले लिया। तो कहने का मतलब यह है, ये दलितों की भली बात करें, दलितों के लिए करते कुछ नहीं है, गरीबी हटाओ, गरीबों को जरूर इन्होंने हटा दिया है। तो कांग्रेस के क्या कथनी और करनी में फर्क है। और जिस हिसाब से राहुल गांधी जी ने, जब कल मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि ये विपक्ष के नेता बने, लेकिन मैं इनसे ये भी निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि विपक्ष का रोल बहुत बड़ा है और आप मर्यादा के साथ साथ आप मैच्योरिटी रखते हैं, परिपक्वता। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में पूरी परिपक्वता का वो पूरा अपना आप प्रदर्शन करेंगे। और इस तरह से इमैच्योरिटी से, जिस हिसाब से सदन का एक पूरी गरिमा पूरे देश में घटी, पूरे विश्व में घटी, इस तरह की बात होने करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पेपर्स टू बी लेड ऑन पंकज चौधरी जी। श्री पंकज महोदय, मैं अपनी वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से निम्नलिखित अधिसूचना पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क जो रुपये 3250 मीट्रिक टन से बढ़ाकर रुपये 6000 मीट्रिक टन करने के लिए दिनांक 19 जुलाई 2022 के अधिसूचना क्रमांक 18/2020 केंद्रीय उत्पाद शुल्क को संशोधित करने के लिए व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित भारत के गजट में प्रकाशित दिनांक 1 जुलाई 2024 की अधिसूचना संख्या 17/2024 केंद्रीय उत्पाद शुल्क। श्री असउद्दीन ओवैसी जी। शुक्रिया मोहतरम चेयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं शुरुआत में बताना चाह रहा हूं कि मैं हुकूमत की तरफ से लाए गए इस रेजोल्यूशन की मुखालिफत में बोल रहा हूं और मैंने अमेंडमेंट्स भी दिए हैं प्रेजेंट एड्रेस के लिए। और चेयरमैन साहब, आप उर्दू को जानते हैं, किसी एक शायर ने शायद बरसर इख्तिदार जमात के लिए ये शेर कहा होगा कि उसूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाह अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम, वतन का पास तुम्हें था न होगा कभी कि अपने हिर्स के बंदे हो, बेज़मीर हो तुम, इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है, डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहता हूँ, मुझे सूली से न जिंदानों से डर लगता है। मोहतरम चेयरमैन साहब, मैं आज लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ जो दिखते तो हैं, जिनके बारे में बात तो होती है मगर उनकी कोई नहीं सुनता। मैं उनके बारे में बोल रहा हूं जिनके बारे में वजीर आजम मोदी ने कहा था कि घुसपैठी है। मैं उन बेटियों और माओं के बारे में कह रहा हूं जिनके बारे में मोदी ने कहा कि ज़्यादा बच्चे पैदा करते। मैं उन मासूम नौजवानों के बारे में कह रहा हूं जिनको मॉब लिंचिंग के जरिए मारा जा रहा है। मैं उन बेजुबान माँ और बाप के बारे में बोल रहा हूं जिनकी औलाद आज इस हुकूमत के गलत कानून के चक्कर में जेलों में सड़ रहे हैं। सर, मैं दस्तूर जब इस ऐवान में बन रहा था, संविधान बन रहा था, तो उस वक्त अलहदा वोटर लिस्ट और इंतखाबी रिजर्वेशन की बात आई तो उस वक्त के हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, हमारे बुजुर्गों ने, दोनों समुदाय के हिंदू और मुसलमानों ने फैसला किया कि हम इस पर राजी नहीं होंगे। बल्कि उन्होंने क्या कहा था, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, उन्होंने मुखालिफत की थी अलहदा वोटर लिस्ट की और इंतखाबी रिजर्वेशन की।
उन्होंने कहा था, आई कोट सर, इट इज द ड्यूटी ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी टू एंश्योर दैट माइनॉरिटीज आर इलेक्टेड इन द रिप्रेजेंटेटिव नंबर्स। बीजेपी मुसलमानों की नफरत पर जीतती है और मुसलमानों के नाम निहाद मसीहा मुसलमानों के 90% वोट हासिल करते हैं, मगर फिर भी इस ऐवान के दरवाजे नहीं खुलते मुसलमानों के लिए और सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। सर, संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है जिसे चूमा जाए, संविधान एक किताब नहीं है जिसे दिखाया जाए, संविधान एक सिंबल भी है, मगर संविधान एक हमारे बुजुर्गों के ख्वाबों की किताब है। हमारे जमहूरियत को हमारे बुजुर्गों ने इस तरह समझा, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इस तरह जमहूरियत को समझा कि इसमें हर समुदाय और मजहब और समाज के मानने वाले लोगों की राय को शामिल किया जाएगा इस मुल्क को चलाने के लिए, मगर इस ऐवान में सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। मैं संविधान से जो मोहब्बत के दावे करते हैं उनसे कहूंगा कि कभी उठाकर पढ़ो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में कि नेहरू ने, H.C. मुखर्जी ने, सरदार हुकुम सिंह ने माइनॉरिटीज के बारे में क्या कहा था। सर, वतन अजीज का मुस्तकबिल कैसा होगा जब बीजेपी मुझे गायब करना चाहती है और दीगर हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियां के लिए मेरा वजूद सिर्फ वोट डालना और अपनी खबर में जाकर सो जाना है। इसीलिए आप देखते हैं कि समाजी इंसाफ है सर कि 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। सर, इस ऐवान में ओबीसी समाज के एमपी अब अपर कास्ट के एमपी के बराबर हो चुके हैं। ओबीसी समाज के एमपी अब अपर कास्ट एमपी के बराबर हो चुके हैं और 14% मुसलमान सिर्फ 4% जीत कर आते हैं। CSDS का डेटा ये बताता है कि इस मुल्क में जो वोट बैंक है, जो एक मुश्त वोट डालता है, वो अपर कास्ट का है। मुसलमान का कभी ना वोट बैंक था ना कभी रहेगा। सर, 4 जून के बाद 6 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, 11 घरों को मध्य प्रदेश में मोदी के बुलडोजर ने निस्तनाबूद कर दिया। हिमाचल प्रदेश में एक मुसलमान की एक दुकान को लूट लिया गया और हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों की तरफ से सन्नाटा है। शायद अब वक्त आ चुका है कि लफ्ज मुसलमान का नाम लेना भी अब उस पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। सर, मैं यह बताना चाह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी को जो मैंडेट मिला है, एक मिनट आप लोग बैठ जाएं, कृपया आप लोग बैठ जाएं। श्री मनसुख मांडविया जी, आप लोग बैठ जाएं, कृपया माननीय सदस्य बैठ जाएं। श्री मनसुख मांडविया जी, कृपया आप लोग बैठ जाएं। अपने प्रारंभिक कृपया आप लोग बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं। माननीय सदस्य ने अपने प्रारंभिक भाषण में जो शब्द प्रयोग करा है उसको ऑथेंटिकेट करा जाए। और अभी उन्होंने उल्लेख करा कि मोदी के बुलडोजर ने वहां मॉब लिंचिंग करा है, उसको भी ऑथेंटिकेट करा जाए। निश्चित तौर से ठीक है। ओवैसी साहब, जब भी कोई बात नहीं सर, आप चेयर पर बैठे हैं जी, इसलिए आप मंत्री जी को पेट में दर्द हुआ, माशाल्लाह, शुक्रिया उनका। तो सर मैं बोल रहा था, यही है अरे नहीं, मंत्री से बुरी बात क्या है? पेट में दर्द हो सकता है, वो दर्द, ये सब ठीक। अच्छा, दर्द हुआ, चलिए, दर्द हुआ, दिल का दर्द हुआ। तो सर, जो नरेंद्र मोदी को मैंडेट मिला है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की नफरत पर हिंदुत्व की वजह से मिला है। I would like to say it is not Modi's in dog, but every single person voted him despite his anti-Muslim voice. And I would like to tell the opposition parties, this is not a moral victory for you. This is a victory of majoritarianism. Everyone should contemplate and do introspection. Why is it that the OBCs and the upper caste are getting their due representation? Why are the Muslims not getting? Are we here only to vote for you and not to get elected? If that is the case, please tell us that they're only here to vote for you. Sir, आज भारत के आधे नौजवान बेरोजगार हैं और रोजगार की तालिश, बेरोजगारी का आलम यह है सर कि मोदी सरकार के 5 साल में 75 लाख एस्पिरेंट्स की जिंदगी बर्बाद हो गई, 6 पेपर लीक हुआ। बेरोजगारी का आलम यह है सर कि रशिया जा रहे हैं, वहां जाकर अपनी जानों को दे रहे हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि नरेंद्र मोदी रोजगार का कैंप चलाती है नौजवानों के लिए कि तुम इजराइल में जाकर काम करो, उनको कैनन फॉडर बना रही है ताकि फलस्तीनों की जायदादों को हड़प कर सके। ये भी कंक्लूड कर। अरे सर, मेरा टाइम है सर, आप ये टाइम नहीं मेरा सर, मैं 2 मिनट दीजिए। ये विश्वगुरु की पॉलिसी है। इजराइल को 27 टन हथियार जा रहा है। 9 मिलियन भारत के लोग गल्फ में काम करते हैं, क्या असर पड़ेगा? 47,000 इजरायली फलस्तीनी मार चुके हैं। क्या है हमारी पॉलिसी सर? क्यों हथियार दे रहे हैं?
सर नस्ल कशी हो रही है, सदर जमहूरिया के खुतबे, मुहिम राष्ट्रपति के सर मैं उसी पे बोल रहा हूँ सर, उसमें लिखा हुआ है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, आप पैराग्राफ नंबर 25 देख लीजिए, सदर जमहूरिया में सैचुरेशन अप्रोच है। क्यों नहीं मोदी सरकार माइनॉरिटीज को फ्री स्कॉलरशिप को डिमांड करती है, सर उसको आपने बजट कम कर दिया। सर बनारस का बुनकर 18 महीने से मंडी का शिकार है, सूरत और बेंगलुरु जा रहा है। सर आखिरी बात कंक्लूड कर रहा हूं, आखिरी बात, सर पनून केस में निखिल गुप्ता, मोदी ने कहा था कि मैं घर में घुसकर मारा, तो निखिल गुप्ता को किसने ऑर्डर दिया था पनून को मारने का? अगर नहीं दिया तो उसको बचाइए, और अगर दिया नहीं तो फिर उस पर पीएमएलए क्यों नहीं लगाकर? सर समाप्त करो, कमेटी बनाई आपने, उसका क्या हुआ? सर हम एससीओ को नहीं जा रहे। सर मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी इस तकरीर को टीपू सुल्तान की नजर, सुनिए सर, अब हो गया खत्म कर रहा हूं सर, मैं अपनी तकरीर को टीपू सुल्तान की नजर कर रहा हूं। ये टीपू सुल्तान की फोटो है, क्या आप इससे भी नफरत करेंगे? सर ये संविधान में टीपू सुल्तान की फोटो है, जिस पर वल्लभ भाई पटेल ने साइन किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साइन किया, ये आपकी नफरत है। सर आखिर में मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं इस शेर पर, क्या दिन दिखा रही है सियासत की धूप छांव, जो कल सपूत थे वो कपूतों में आ गए, थे इस कदर अजीम के पैरों में ताज थे, इतने हुए जलील के जूतों में आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। श्री गौरव गोगोई जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके समक्ष खड़ा तो हूं, लेकिन वर्तमान में मेरा मन और मेरा ध्यान असम में हो रही बाढ़ पर है, और मैं आशा करूंगा कि यहां की सरकार अपनी चिंता व्यक्त करे और असम में अभी तुरंत आज ही एनडीआरएफ की एक टीम भेजे और जल शक्ति के मंत्री भी वहां पे जाए, क्योंकि जिस प्रकार से एम्बैंकमेंट चारों तरफ टूट रहे हैं, पानी जिस तरफ से बढ़ रहा है, बहुत ही एक खतरनाक एक वातावरण वहां पे है। आप भी बिहार और यूपी में देखते हैं कि कितना बाढ़ के और कटाव से लोगों को कितनी परेशानी होती है, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि यहाँ की सरकार असम में होती हुई बाढ़ के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हुए आज ही एक एनडीआरएफ की टीम भेजे और जल शक्ति मंत्री तुरंत वहां पे जाए। मैं शुरुआत में भाजपा के सांसदों और हमारे इंडिया अलायंस के सांसदों और सभी सांसदों को मैं विशेष रूप से अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता चाहूंगा कि वो इस चुनाव में जीत के आएं, और विशेष रूप से मैं भाजपा के सांसदों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आज इस चुनाव में उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। इससे पहले दो जो चुनाव हुए, 2024 का चुनाव, 2019 का चुनाव, उन दोनों चुनावों में उन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वो सत्ता में आए और इस सदन के अंदर आए, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने खुद अनुभव किया होगा कि इस बार वोट उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर नहीं, अगर आए हैं तो आपके काम और आपके परिश्रम पर आए हैं। आपसे भी कई सांसद ऐसे आए हैं जो घिस घिस के आए हैं, 30,000 वोट से आए हैं, 5,000 वोट से आए हैं। आप अपने बल पे आए हैं, किसी प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं, आप अपने बल पे आए हैं, और इसलिए मैं आपको शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगा और याद दिलाना चाहूंगा कि भारत की आवाम इस वोट से ये कहना चाहती है कि वो इंसान जो खुद को भगवान समझता है वो भगवान नहीं, सिर्फ इंसान है। ये संदेश आज देश के जनादेश में हमें दिखाई देता है, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस देश के आम नागरिकों का, जिन्होंने आज एक प्रधानमंत्री को नहीं, आज देश ने एक मजबूत नेता प्रतिपक्ष को चुना है। आज देश ने एक सत्ता को नहीं, आज देश ने एक मजबूत विपक्ष को चुना है, और इसीलिए मैं देश के लोगों का आभार प्रकट करता हूं, और देश के लोगों को आपके जरिए ये मैं संदेश देना चाहता हूं कि आपके होते हुए हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष, संविधान को बचाने का संघर्ष, पिछले दलित वंचित अल्पसंख्यकों का संवैधानिक अधिकार बनाने का जो संकल्प हमने लिया है, हमने ये मुहिम छेड़ी है, ये मुहिम पे हम ये चढ़ते जाएंगे, इस रास्ते पे हम चलते जाएंगे। हम आवाज बन के रहेंगे उन देशवासियों की जिनकी समस्या ना आज इस सदन में व्यक्त होती है, ना अखबारों में व्यक्त होती है। हम आवाज उठाएंगे उन गरीब लोगों की जो आज अस्पताल में लगभग 6-6 साल उनको रुकना पड़ता है, पर उनको सर्जरी का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। हम आवाज उठाएंगे उस सड़क पे सोते हुए युवाओं की, लोगों की, जिन पर एक अमीर का गाड़ी, एक अमीर बाप का गाड़ी का बेटे का गाड़ी रेंगते हुए उनको
मार देता है और फिर वो बेटा बाद में बेल पर निकल जाता है और उन जो लोग जो सड़क पे सोते हैं आज उनके बारे में कोई नहीं सोचता। हम बात उठाएंगे उन छोटे दुकानदारों की जिनका दुकान, सालों का दुकान आज टूट जाता है जब एक मंदिर का विस्तार होता है। हम बात उठाएंगे उन बेरोजगार युवाओं की जो आज वीजा भटक के संघर्ष में आज वो कभी पनामा के रूट से अमेरिका में जाते हैं, कभी कनाडा जाते हैं, कभी यूरोप जाते हैं, कभी मिडिल ईस्ट जाते हैं। आज यूपी, हरियाणा, पंजाब, गुजरात का युवा आज उसको देश के अंदर नहीं, अगर रोजगार मिलता है तो विदेश में मिलता है। हम उनकी आवाज उठाएंगे। हम आवाज उठाएंगे उन बच्चों की जो आज रो रहे हैं, सालों की मेहनत आज उनका व्यर्थ हो गया है जब नीट का ये पेपर लीक हो गया है। हम बात उठाएंगे उन जवानों की जो आज जम्मू में जिनकी आज शहादत हुई है। हम बात उठाएंगे उन ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स की जिनका पैसा आज हम देख रहे हैं कि कहीं बिहार पर पुल गिर जाने पर उनका टैक्स पेयर का पैसा व्यर्थ होता है, तो कहीं एयरपोर्ट का टर्मिनल लीक होने पर उनका टैक्स पेयर का पैसा व्यर्थ होता है। पर हमें यह भी पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपना रवैया नहीं बदलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के पास दो ही अस्त्र है, एक भय है और भ्रम है। भय वो दिखाते हैं इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के साथ, लेकिन देशवासियों ने इस बार कह दिया है कि हम इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई से डरते नहीं हैं। और दूसरा जो उनका अस्त्र है वो भ्रम का, वो हमने प्रचार में भी देखा। बांसवाड़ा में उन्होंने क्या कहा, बांसकाठा में उन्होंने क्या कहा, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के भ्रम को देशवासियों ने लोकसभा चुनाव में नकारा, उसी तरीके से आज भी आप राहुल गांधी जी के भाषण पर जो भ्रम फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश को भी देशवासी न करेंगे। इसीलिए मैं देशवासियों के प्रति मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि देश बदल चुका है, सदन बदल चुका है। आज आप देख रहे हैं कि जब विपक्ष जब अपनी बात उठता है तो प्रधानमंत्री को भी, कैबिनेट को भी अध्यक्ष महोदय से संरक्षण मांगना होता है। मैंने ऐसा नजारा पिछले 10 साल में नहीं देखा कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है, विपक्ष बोल रहा है और गृह मंत्री उठ के बोल रहे हैं कि हमें संरक्षण दो, हमें संरक्षण दो, हमें संरक्षण दो। यह है ताकत लोकतंत्र की, जहां पे सत्ता पक्ष हो, जहां पे विपक्ष हो। अगर आपके पास सत्ता है इसका मतलब यह नहीं कि आप सही हो, अगर हम विपक्ष में हैं इसका मतलब हम गलत है, ये इसका मतलब नहीं है। सत्ता पक्ष विपक्ष लोगों की दो राय रखता है और फिर जनता जनार्दन निर्धारित करती है कि वो किसको राय को स्वीकारता है, चाहे वो सत्ता हो का विपक्ष को। और इसलिए आज देश बदल चुका है उत्तर पूर्वांचल से, जहां से आज मणिपुर के 2 सांसद हम जीत के आए हैं। नागालैंड में हम पिछले बार जब कांग्रेस पार्टी जीती थी तो वो 1996 में थी, अब आज दोबारा हम 2024 में जीत के आए हैं। मेघालय में इनके जो टूरा लोकसभा सीट हम जीत के आए हैं, वो पिछले सीट हम 1996-98 में हम जीते थे, आज दोबारा वो टूरा लोकसभा सीट हम जीत के आए हैं। आज एनडीए को उत्तर पूर्वांचल के लोगों ने नकारा है। मणिपुर में दोनों सीट हारे हैं, नागालैंड में 1 सीट हारे हैं, मेघालय में ये दोनों सीट हारे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपके द्वारा जोरहाट के लोगों को जिन्होंने एक मुख्यमंत्री को हराया, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं धुबरी के लोगों को जिन्होंने एक सांप्रदायिक शक्ति को 10 लाख वोटों से हराकर एक संदेश दिया है कि चाहे वो अल्पसंख्यक हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने आप को धार्मिक गुरु भी कहता हो, लेकिन धर्म के नाम पर अगर समाज को बांटता है तो प्रजा उसके साथ नहीं होगी। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और ये बदलाव लाने के लिए वे सारे जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं, मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं। वे हजारों लोग जो राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे चले, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं उन पत्रकारों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने निष्पक्षता से अपने पत्रकारी का जो उन्होंने जिम्मेवार उन्होंने उठाया। आज एक संदेश गया उन पत्रकारों को जिनको हौले हौले प्रधानमंत्री मोदी जी से प्यार है। एक संदेश गया उन पत्रकारों को जो कहते हैं कि ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, कि अपनी पत्रकारिता पर ध्यान दे, नहीं तो लोग आपको देखना बंद कर देंगे। मैं आज युवाओं को मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने अपना विवेक का इस्तेमाल किया। मैं उन सनातन धर्मों को मानने वाले लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने आज नफरत और हिंसा पर नहीं, लेकिन धर्म जो हमें सिखाता है इंसानियत, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, हर धर्म हमें सिखाता है कि हम एक अच्छा इंसान बने। इंसानियत के आदर्शों को हमें सिखाता है, समाज एक आदर्श बने वो हमें सिखाता है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं आपके द्वारा, मैं अंत में आ रहा हूं सर, लास्ट के मैं 2-3 चीजें बोलना चाहता हूं। मैं आपके द्वारा मैं गुजारिश करना चाहता हूं
कि आप बार बार बात करते हैं कि हमने एक नया सदन बनाया, लेकिन क्या ये उचित नहीं होता कि चाहे पुराना सदन हो चाहे नया सदन हो, इन दोनों सदनों के सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हमारे सदन के सामने होनी चाहिए थी? क्या ये उचित नहीं था? क्या ये उचित नहीं था कि चाहे नया सदन हो? ये स्पीकर का प्रीमाइसेज होता है। मैं गुजारिश कर रहा हूं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मैं अपनी व्यथा गुजारिश कर रहा हूं, मैं स्पीकर महोदय को आपके द्वारा गुजारिश कर रहा हूं कि पहले के तरह सदन के सामने आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के मूर्ति को रखिए और पहले के तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूर्ति को मैं गुजारिश कर रहा हूं, मैं स्पीकर के निर्णय का सम्मान करते हुए उनके मैं गुजारिश कर रहा हूं कि हमारी भी बात सुने, हमारी भी जो मैं चेयर पे हूं, तो अगर आपने स्पीकर से गुजारिश की तो सुनिए। आपने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर की एक मूर्ति यहाँ जो स्थापित होनी चाहिए। आपको भी निमंत्रण गया होगा, इस पार्लियामेंट में पहली बार सारे महापुरुषों का, बाबा भीमराव अंबेडकर से लेकर के महाराणा प्रताप से लेकर के एक बड़ी वीथिका बनाई गई है उसी संविधान भवन के साथ, और जिसका उद्घाटन हुआ पिछले दिनों। शायद आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि एक पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसी चीज़ हो गई कि कोई भी बाहर का डेलीगेशन या हमारे खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या बाहर के लोग आएंगे तो उनको इस संविधान भवन, इस पार्लियामेंट के साथ साथ अपने देश के महापुरुषों को एक साथ सारी प्रतिमाओं को ढंग से रख करके पार्क बनाया गया है। धन्यवाद। अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं बस गुजारिश कर रहा हूं, आप हमारी भी बात रखें। आप सुनिए कि सदन के सामने अगर प्रेरणा स्थल बनाना भी हो तो सदन के सामने जहां पे उनका स्थान है, जहां पे उनके इतने सालों से जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूर्ति को स्थापन करने के लिए एक पूरे देश में एक आंदोलन हुआ था, उस स्थान को एक वजह के से चुना गया था कि वो सदन के सामने हो। क्या ये उचित नहीं है? क्या ये हमारे गरिमा के अनुसार नहीं होना चाहिए कि सदन के सामने जिस हमारे भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी हमारे सदन के सामने हो? तो मैं दोबारा आपसे गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़ के मैं विनम्र आपसे अनुरोध करता हूं कि आपके दोनों महापुरुषों के मूर्तियों को आप सदन में रखें और अंत में बस आ रहा हूं, अंत में जो हमने एक मांग रखी कि नीट को लेके एक चर्चा हो, शिक्षा विभाग को लेके आज एक बहुत एक असमंजस नेता प्रतिपक्ष नीट पर लेके एक चर्चा हो, उस चर्चे पे एक आप अमल करें। और बस आखिरी मांग कि आज जो आदरणीय शिक्षा मंत्री है उन्होंने अपनी जिम्मेवारी 2021 में ली, 2021 में अपनी जिम्मेवारी लेने के पश्चात आज इतने सारे पेपर लीक हुए, उनको शिक्षा मंत्री एक और दिन होने का। श्री इंदिरा, आपने चर्चा की मांग की, बस श्री इंदिरा हंस सुब्बा जी, श्री इंदिरा हंस। धन्यवाद सभापति जी। आज राष्ट्रपति जी की अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सिक्किम के ओर से सारे नवनिर्वाचित सदस्यों को हम बधाई देते हैं और सबसे पहले तो सिक्किम के जितने भी वोटर्स हैं, हम हृदय से उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने फिर एक बार इस सदन में सिक्किम और सिक्किम की जनता का बात को आगे रिप्रेजेंट करने के लिए मौका दिया है। जैसे राष्ट्रपति जी ने कहा कि ये 18वीं लोकसभा ऐतिहासिक है कि यह अमृत काल में भारत प्रवेश कर रहे हैं और ये 18वीं लोकसभा सिक्किम के लिए भी अत्यंत ऐतिहासिक है, ये बहुत स्पेशल है। 2025 साल में सिक्किम इस भारत का अभिन्न अंग, एक 22nd स्टेट के रूप में रहा 50 साल पूरा हो रहा है और हम SKM पार्टी और हमारे सरकार इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर हमारे राज्य सिक्किम को स्वर्णिम और समृद्ध बनाने की कमिटमेंट लेके आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 10 साल में NDA सरकार ने सिक्किम को हर सेक्टर में सहयोग किया है। सिक्किम के विकास के लिए बहुत सारे काम किया गया है। जो सिक्किम एक हिमालय राज्य है और वहाँ के रोड्स बहुत नैरो हुआ करता था और सिक्किम में एक ही नेशनल हाईवे था जो कि सेवक से लेके गैंगटोक तक 2 लेन वाला था और आज भी वो सेवक से लेके रंगपू तक का जो NH10 का
स्ट्रेच है, इसमें बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस है। तो हमने और हमारे सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी रिक्वेस्ट किया है कि इसको NH10 को कोई भी सेंट्रल एजेंसी, NHIDCL हो या कोई भी सेंट्रल एजेंसी में दिया जाए, क्योंकि बंगाल सरकार की तरफ से इस नेशनल हाईवे 10 को ठीक से मेंटेन ना करने की वजह से सबसे बड़ा नुकसान सिक्किम को हो रहा है। और हमारा स्टेट एक ब्यूटीफुल स्टेट है। आप सब कहीं हम सब सदस्यों ने सिक्किम में टूरिज्म और घूमने के लिए आए होंगे। और लास्ट 10 इयर्स में तो NDA सरकार बनने के बाद हमारे मंत्री लोग हर एक 3 महीने में, हर एक महीने में सिक्किम आ रहे हैं। और सिक्किम एक बहुत ही पीसफुल स्टेट है। जिन पीसफुल स्टेट को हम इसको मेंटेन करने के लिए सिक्किम सरकार ने हर काम किया है। लेकिन रोड की जब बात आती है सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हिमालयन रीजन में सिर्फ सिक्किम की ही बात नहीं, चाहे कोई भी हिमालयन रीजन हो, उस रीजन में टिपिकल इश्यूज रहते हैं। और वहाँ पे ज़्यादातर 5 से 6 महीने तक तो मानसून चलता है। और मानसून के चलते वहाँ पे इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होता है कि रोड डिस्टर्ब होना वो ऑब्वियस है। इसलिए हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि हिमालयन रीजन, नॉट ओनली सिक्किम बट एंटायर हिमालयन रीजन के लिए जो पॉलिसीज बनते हैं रोड्स में हो और कोई भी पॉलिसीज में एक्सेप्शन रखनी चाहिए और उसके लिए फंड्स और उसके लिए पॉलिसीज अलग से बनना चाहिए। और हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी पॉलिसीज बनते हैं उसके लिए हिमालयन रीजन के लिए स्पेशली अलग सा कमेटी बनना चाहिए, जिसमें कि हिमालयन रीजन का टिपिकल इश्यूज डिस्कस हो। जैसे कि भारत इस 2047 में विकसित होने का जो प्रारंभ किया है, हम प्रधानमंत्री जी के साथ, सरकार के साथ, हम भी सिक्किम से कुछ करना चाहते हैं। तो सिक्किम हमेशा से पीसफुल स्टेट रहा है। और पिछले दिनों में आपने देखा सभापति महोदय कि क्लाइमेट चेंज कितना विजिबल हो गया है। और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज्यादा किसी को अगर असर हो रहा है तो हिमालयन रीजन्स को हो रहा है। और हमने ग्रीनरी इतना ज्यादा बना के रखे हैं सिक्किम में। आपको बता दो सभापति महोदय, थोड़ा सा टाइम देना चाहूंगा, थोड़ा सा 1-2 मिनट, बहुत से माननीय सदस्य इतना बताना चाहूंगा समय जितना सभापति महोदय। आपको बता दो कि मैं सेकंड टर्म का हूं और पहली बार इतना टाइम मिला है सभापति महोदय। ये एक पॉइंट मैं कंप्लीट कर दूं, उसके बाद मैं कंक्लूड कर लूंगा। तो जितने भी हिमालयन ये क्लाइमेट चेंज इतना विजिबल हो गया है, ये हीट वेव हुआ, अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हो रहा है, ऐसा रेनफॉल हमने कभी देखा नहीं। और सिक्किम में लास्ट ईयर इतना बड़ा फ्लड हुआ जिसका हमें एक्सपेक्टेशन था ही नहीं। और इसका रिपोर्ट हम पूरा बना के सरकार को दे भी चुके हैं और NDA सरकार हमें पूरा सहयोग कर रहे हैं इसमें। तो हम इतना चाहते हैं कि सिक्किम के लिए भी और हिमालयन रीजन के लिए अलग सा पॉलिसी बनाने का, डिस्कशन बनाने का एक कमेटी बनाया जाए, जिस कमेटी में हमारा टिपिकल इश्यूज हो और इस डिलिमिटेशन के साथ हमारे वुमेन एम्पावरमेंट को भी आगे बढ़ा जाए। इसी के साथ मैं राष्ट्रपति जी का अभिभाषण का पूर्ण समर्थन करता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में शिवहर की महान जनता के द्वारा चुनकर आई हूँ और मैं यहाँ से शिवहर की महान जनता को आभार व्यक्त करती हूँ, उनके प्रति धन्यवाद देती हूँ। ये हमारा दूसरा टर्म है। अध्यक्ष जी, दूसरी बार अध्यक्ष पद पर चुने जाने के लिए मैं आपको हृदय की गहराई से बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ। महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के लिए खड़ी हूँ। कामना करती हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे नेता विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारा देश और प्रदेश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। अध्यक्ष जी, मेरा परिवार स्वतंत्रता सेनानी परिवार रहा है। आनंद मोहन जी के दादाजी स्वर्गीय राम बहादुर बाबू, जिन्हें कोसी का लोग गांधी कहते थे, और मेरे दादाजी
स्वर्गीय रामेश्वर बाबू दोनों स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन में साथ थे। इस देश में आज़ादी और लोकतंत्र की स्थापना में जब हमारे पुरखों का बड़ा योगदान रहा है, परंतु खेद है कि आज जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो ठीक आज से 50 साल पहले 5 जून 1975 में एक काली अंधेरी रात को जो यहाँ की उस समय में हिटलर की उपाधि दी जाती थी, यहाँ इंदिरा जी के जो हिटलर शाही था उस तर्ज पर इमरजेंसी थोप दी गई। इमरजेंसी के चरणों ने सीमित तानाशाही की वकालत की। चरणों ने किसी ने कहा इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, राजनारायण, मधुलिमय, चंद्रशेखर जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, नीतीश कुमार जी, ललन जी, आनंद मोहन जी जैसे लाखों लोगों को, यहाँ तक कि उस समय लालू जी भी थे, लाखों लोगों को जेल के सलाखों में डाल दिए गए। पूरे देश को जेल में तब्दील कर दिया गया। न्यायपालिका पर पहरा बिछा दिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप की तलवार लटका दी गई। संविधान के साथ अनेकों छेड़खानियां की गई। 3 वर्ष की कठिन लड़ाई, हजारों को लाठी गोली, जेल, मौत को वरण, लाखों लोगों को जेलों में अपनी जवानियां गंवाने के बाद देश उस खौफनाक मंजर से बाहर निकला। नाम पड़ा दूसरी आज़ादी। लेकिन आश्चर्य है कि जिन लोगों ने देश को कैद खाने में तब्दील कर दिया, लोकतंत्र का गला घोटा, प्रेस और न्यायपालिका की स्वतंत्रता छीनी, संविधान को बूटों तले रौंदा, वही चुनाव में चिल्लाते रहे संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। इस तरह से हमने देखा संविधान का मजाक उड़ाते हुए संविधान की कॉपी हाथ में रखकर शपथ लेते रहे। अध्यक्ष जी, आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में मिला यह जनादेश, आज़ादी, न्यायपालिका और प्रेस की आज़ादी को हम हर कीमत पर अक्षुण्ण रखने का, देश को संबल, समृद्ध और श्रेष्ठ बनाने का, महिलाओं को शक्ति संपन्न, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का, चोरों, लुटेरों, बेईमानों से भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का। प्रधानमंत्री जी इस दिशा में मजबूती से निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया और महिला सशक्तिकरण के लिए, उसी तरह से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50% पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिया। इस तरह से महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया। पूरा देश उनके साथ। अभी आज प्रधानमंत्री जी के 3री बार प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई देता है। और दिनकर जी ने कभी कहा था, सेनानी करो प्रयास अभय, सारा इतिहास तुम्हारा है, ये नखत आभा के बुझते ही सारा आकाश तुम्हारा है, सारा आकाश तुम्हारा है। बहुत मैं आपके माध्यम से मांग करती हूँ कृपया समाप्त करें। मांग करती हूँ कि मैं माता सीता की प्राकट्य भूमि पुनौरा धाम में जमीन अधिग्रहण और सौंदर्यीकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 72 करोड़ और 47 लाख रुपए के आवंटन और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मां जानकी के भव्य मंदिर निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपया प्रदान करने के लिए शिवहर, सीतामढ़ी सहित सभी मिथिला वासियों की तरफ से कोटि कोटि आभार प्रकट करती हूं। मैं आपके माध्यम से पुरजोर मांग करती हूं शिवहर को रेल मार्ग से जोड़ने और वर्षों से बंद पड़े रीगा चीनी मिल को चालू कराने, छोटा जिला त्वरित विकास के तर्ज पर ढाका को जिला बनाने, कृपया इस पर ध्यान देने का कष्ट करेंगे। अंतिम में मैं आपके माध्यम से मांग करती हूं कि अयोध्या सीतामढ़ी जनकपुर की बीच स्पेशल कॉरिडोर बनाकर श्रद्धालुओं को यातायात सुगम किया जाए। इसके साथ ही मैं अपनी पार्टी की स्थिर ये जो चीर प्रतीक्षित मांग है कि बंटवारे के बाद जब बिहार और झारखंड बटा है तो बिहार में बहुत सारे ये हो गया है, संसाधन की कमी हो गई है। तो हमारा जो पार्टी का पुराना मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मैं पुरजोर मांग करती हूँ। और फिर से मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का मैं अनुमोदन करते हुए आपने जो हमें समय दिया है इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय शिवहर। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री चंद्रशेखर जी। माननीय सभापति जी, जय भीम,
महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने को आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महान पुरुषों को नमन करता हूं, जिनमें महात्मा ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब को मैं याद भी करता हूं आज के दिन पर। साथ साथ नगीना की महाजनता और भीम आर्मी और हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी काशीराम के साथियों का भी धन्यवाद करता हूं। इसके बाद अपने कुल गुरु जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को भी मैं नमन करता हूं, जिन्होंने दुनिया को लगभग 600 साल पहले बेगमपुरा शहर के रूप में दुनिया का सबसे महान लोकतांत्रिक दर्शन दिया। अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति जी, 14 अगस्त 1947 को ये देश अंग्रेजों के अधीन था। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए। 16 अगस्त 1947 को देश आज़ादी में था, लेकिन धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ। जो साधन संसाधन थे उनमें बंटवारा सही रूप से न होने के कारण एक बहुत बड़ी आबादी सुविधाओं से वंचित और सम्मान से वंचित रह गई। उनको सम्मान देने के लिए और अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए लोकतंत्र की व्यवस्था हुई। लेकिन आज़ादी के 70 साल बाद भी हम कहाँ खड़े हैं, इस पर ये चिंता का विषय है। मैं मानता हूं कि सामाजिक न्याय तभी होगा माननीय सभापति जी, जब जातीय जनगणना पूरी होगी और जातीय जनगणना कराई जाएगी और साथ साथ संख्या के आधार पर आरक्षण जो है वंचित वर्गों का बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ जब राष्ट्रपति जी अभिभाषण पे बात रखी थी तो उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बात कही और ये भी कहा कि दुनिया में सबसे उत्तम शहर हमारे यहाँ बने। लेकिन माननीय सभापति जी, 70% आबादी तो गांव में निवास करती है, तो गांव की आबादी के बारे में भी सोचना होगा कि उनका जीवन कैसे बदले। माननीय सभापति जी, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में बहुजन समाज के जो छात्र हैं उनके साथ कास्ट एट्रोसिटी हो रही है, निरंतर उनकी हत्या हो रही है। साथ साथ जो सरकारी कर्मचारी हैं दफ्तरों में, उनके साथ भी जैसे ST OBC और मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक उनके साथ भी माननीय सभापति जी जातिगत और धार्मिक जो है शोषण किया जा रहा है। इसलिए मेरी मांग भी है कि पुरानी पेंशन को भी अध्यक्ष जी बहाल किया जाए। जो कर्मचारी देश की सेवा में लगे हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए। साथ साथ सभापति जी, भाजपा ने चुनावी लाभ के लिए सबका साथ सबका विकास के नारे दिए जो खोखले हैं, क्योंकि 10 साल में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक जो अत्याचार हुए हैं वो किससे छिपे हुए नहीं है। ये गलत है, ये बंद होना चाहिए। सभापति महोदय जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में निजी क्षेत्रों में SC ST OBC को रिजर्वेशन देने का कोई उल्लेख नहीं हुआ है, जो कि आज चर्चा का विषय, क्योंकि 98% प्राइवेट सेक्टर है, 2% सरकारी सेक्टर है, तो 98% प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। माननीय सभापति जी, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी वर्करों, भोजन माताओं के वेतन वृद्धि पे भी कोई उल्लेख नहीं हुआ है, वो भी अभिनंदन पे भी सोचना पड़ेगा। माननीय सभापति जी, इस क्षेत्र से मैं चुन के आऊं नगीना से, वो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कोई विशेष आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया, रोजगार की सेवाएं नहीं है, नौजवान पलायन करता है। IIT, IIM, एम्स, केंद्रीय विद्यालय आदि शिक्षा में और चिकित्सा संस्थानों की स्थापना होनी चाहिए, जो कि नहीं है। और माननीय सभापति जी, मानसून सत्र आ गया है, मेरा क्षेत्र बाढ़ से बहुत प्रभावित है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वहां के लोगों को बाढ़ से निजात दिलाई जाए। माननीय सभापति जी, चीन हमें आंख दिखा रहा है और लगातार हमारे देश की सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, इसलिए अग्निवीर योजना को हटाकर पुनः सेना भर्ती शुरू की जाए और साथ साथ भारत की सबसे प्राचीन व बहादुर रेजिमेंट में से एक चमार रेजिमेंट को पुनः बहाल करा जाए, ऐसा भी मेरा आपसे आग्रह है। माननीय सभापति जी, पिछले सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर जितना कर्ज लिया है उसे दुगना कर्ज हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जी ने लिया है। किसान अगर अपना कर्ज माफ कराने के लिए जाता है तो लाठी झेलनी पड़ती है, जबकि सरकार ने धन्ना सेठों का 15 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। इस ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये कर्ज चुकाना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय जी, किसानों को MSP की लीगल गारंटी तथा किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। साथ साथ 2 अप्रैल 2018 को SC ST के बच्चों पे बहुत बड़े पैमाने पे मुकदमे लगे थे, वो हमारी लड़ाई सही थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना और बाद में सरकार ने माना, वो मुकदमे तुरंत वापस होने चाहिए। माननीय सभापति जी, प्रेस जो है उस पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, जो पत्रकार सरकार के खिलाफ बोलता है नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, और सोशल मीडिया हमारा हथियार है, उस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और विरोध करने वालों को सोशल मीडिया हैंडल भी सस्पेंड करा दिए जा रहे हैं। साथ साथ सभापति जी, पेपर लीक और परीक्षाओं के कैंसिल होने से देश के नौजवानों का भविष्य खतरे में है। नीट, यूपी सिपाही भर्ती सभापति जी और 29,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं, खून के आंसू रो रहे हैं बच्चे, बेरोजगारी का दंश युवा झेल रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि युवाओं के लिए कृपया समाप्त करें। माननीय सभापति जी, मैं पहली बार बोल रहा हूँ, आप कहेंगे मैं बैठ जाऊंगा, मैं आपकी बात
मैं संवैधानिक मर्यादा का पालन करूंगा, मगर हम तो माननीय सभापति जी सुन ही रहे हैं। आप बोलिए, 1 मिनट। धन्यवाद धन्यवाद एक मिनट और बोलिए। अध्यक्ष सभापति जी, नारी सम्मान की बात करने वाली सरकार, हमने मणिपुर देखा सर, हमने पहलवान बेटियों का हर्ष देखा सर, और हमने सर हाथरस की बेटी का हर्ष देखा सर, और हाथरस के परिवार को जो वादा किया था सरकार ने वो भी पूरा नहीं किया, और महिलाओं में भी स्पेशली दलित, पिछड़े और मुस्लिम वर्ग की, आदिवासी वर्ग की महिलाओं के साथ आज भी एनसीआरबी का डाटा कहता है सर जो जुल्म हो रहा है वो सहनीय नहीं है सर। साथ साथ कोविड में तैरती, हमने कोविड में बहुत सुना सर, गंगा में देखा और बद्रों का हाल भी हमने देखा है। सभापति जी मैं समाप्त कर रहा हूं, नोटबंदी पे छोटे मजले उद्योग की जो कमर टूटी वो भी हमने देखी है। सभापति जी, शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों में, चिकित्सा संस्थानों में ओबीसी एसटी के योग्य अभ्यर्थी को एनएफएस करके जिस तरह निकाला जा रहा है, लेटरल एंट्री करके जिस तरह हमारे रास्ते बंद किए जा रहे, ये भी हम देख रहे हैं सभापति जी। साथ साथ मेरा ये कहना है सर, ये सबका इशू है कि प्राइवेट कर्मचारी सर और सरकारी भी कई जगह पे 8 से ज्यादा घंटों से काम करते हैं, और उनको जो सर उचित वेतन भी नहीं मिलता, तो न्यूनतम वेतन 20,000 रुपए तय हो और 24 घंटे की ड्यूटी। उदाहरण के तौर पर यूपी पुलिस सर बहुत बुरा काम करते हैं वो लोग। वो राज्य के विषय हैं, आप यहाँ सर मैं आपके राज्य सरकार के लिए भी आपके संज्ञान में डाल रहा हूँ विषय सर, पुलिस सब जगह है सर, लेकिन सवाल ये है सर, बहुत पसीना बातें हैं, 8 घंटे की ड्यूटी और वेतन विशंकर बॉर्डर स्कीम से उनको जो है बाहर किया जाए। माननीय सभापति जी 1 मिनट चाहिए सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने धर्म के बारे में बात की थी, राम मंदिर से पहले हमारे गुरुगढ़ तुगलकाबाद का फैसला आया था राष्ट्रपति जी, वो सभापति जी अभी तक दिल्ली में स्थित सदगुरु रविदास जी महाराज का गुरुगढ़ नहीं बना। साथ साथ सभापति जी अपनी बात को खत्म करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितना देश दूसरों का है सर, इतना हमारा भी है। हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए, जो चाहता है हमारी हत्या कर देता है। मूछे रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे, मटकी छूने पे हमारी हत्या हो रही है। क्या बदला है सर 70 साल बाद भी? दलित पिछड़े मुसलमानों पे हिंसा नहीं हुई है सर। मेरा आपसे संरक्षण के साथ ये आग्रह है कि इन घटनाओं को रोका जाए, और देश किसी की बपोती नहीं है, देश संविधान से चलता है सर, और संविधान से चलेगा, संविधान छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी सर। धन्यवाद। श्रीमती अपराध। जय भीम, जय भारत। आदरणीय सभापति महोदय, सर मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूं। कृपया शांत। आपने कृपया शांत। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में मुझे बोलने का मौका दिया। अभी जब मैं आपके समक्ष खड़ी हूं तो बहुत प्रसिद्ध 2 पंक्तियां याद कर रही हूं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हम सब ने फिर एक बार मोदी सरकार का नारा दिया था, और जनता के आशीर्वाद ने और जनता की दुआओं ने